हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल एजुसीएस फिजिक्स। आज हम बात करेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में। विद्युत चुंबकीय तरंगों को किस प्रकार से संचरित किया जाता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आपको ये टॉपिक हमारे टेलीग्राम चैनल एजुसीएस फिजिक्स पर पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएगा। आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखें पूरा, ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग संचरण के प्रकार हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले इसे थोड़ी डिटेल पढ़ लेते हैं इसके बारे में। रेडियो तरंगे तथा सूक्ष्म तरंगे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे, की आवृत्ति के आधार पर प्रेषी से ग्राही तक। प्रेषी का मतलब वह होता है जो संकेतों को भेजता है, और ग्राही वह होता है जो संकेतों को ग्रहण करता है, तक कई विधियों द्वारा गमन कर सकती है। इसका कारण यह है कि भिन्न भिन्न आवृत्ति परास के लिए वातावरण का व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। तरंग संचरण की विधियां निम्न। इसका मतलब यह हो गया कि जो हम तरंग प्रेषित करते हैं, तो जो तरंग प्रेषित करता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेषी बोला जाता है, और जो तरंगों को ग्रहण करता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्राही। तो प्रत्येक तरंग की जो आवृत्ति है, आवृत्ति परास, वो सब तरंगों के लिए अलग अलग होती है। तो उनके लिए वातावरण भी अलग अलग होगा, तो उनके संचरण के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। वो तरीके देखते हैं। तो देखिए आगे, जो इनके संचरण के प्रकार है वो मुख्यतः 3 प्रकार हैं। तो देखिए, पहला पढ़ते हम भू तरंग संचरण, जिसे हम बोलते हैं पृष्ठ संचरण। भू तरंग संचरण या पृष्ठ संचरण, इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी तरंगे हैं वो भूमि या जमीन या पृथ्वी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। इसे हम बोलते हैं भूतरंग संचरण। तो भूतरंग संचरण में हम तरंगों को किस प्रकार से संचरित कर सकते हैं। देखिए, वह रेडियो तरंग जो पृथ्वी के पृष्ठ का अनुसरण करती हुई, मतलब स्पर्श करती हुई, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गमन करती है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, भूतरंग कहलाती है। भूतरंग संचरण केवल तभी संभव है जब प्रेषी तथा ग्राही एंटीना पृथ्वी के पृष्ठ के समीप हो। इसका मतलब यह है कि जो प्रेषी है और जो ग्राही है वो पृथ्वी के पृष्ठ के समीप होना चाहिए। ऐसे नहीं कि पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर हो, मतलब कहीं पृथ्वी और आकाश के बीच में हो, तो ये तरंगे काम नहीं करेगी। उच्च आवृत्ति के सिग्नलों को विकिरित करने के लिए, विकिरित का मतलब फैलाने के लिए, विकिरित करने के लिए एंटीना का आकार सिग्नल की तरंग दैर्ध्य की तुलना में λ/4 होना चाहिए। यहाँ पर लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य है। तो ये बात नोट कर लेना आप कि जो उच्च आवृत्ति के सिग्नल है उनको संचरित करने के लिए, फैलाने के लिए एंटीना का जो साइज है, एंटीना का जो साइज या आकार है, वो सिग्नल की तरंग दैर्ध्य, हमारी जो सिग्नल है उसकी तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ है, उसकी तुलना में कितना होना चाहिए, λ/4 होना चाहिए। मान लो हमारी जो तरंग सिग्नल है उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी है, लैम्डा, तो उसके लिए जो एंटीना होगा उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसकी जो लेंथ है वो लेंथ कितनी होनी चाहिए, λ/4 होनी चाहिए। इन तरंगों का संचरण पृथ्वी के पृष्ठ के अनुदिश तथा पृथ्वी की वक्रता का अनुसरण होता है। इसका कारण पृथ्वी तथा वायुमंडल के बीच विद्युत असततता का होना है। देखिए, जो तरंग है वो पृथ्वी के पृष्ठ के अनुदिश होती है और वक्रता का अनुसरण करती है। भूतरंग का विद्युत सदिश ऊर्ध्वाधर है। अब देखिए, जो भूतरंग है, जो भूमि की तरंग है, उसका विद्युत सदिश कैसा होता है, ऊर्ध्वाधर होता है। यदि भूतरंग के विद्युत क्षेत्र का क्षैतिज घटक है तो वह पृथ्वी के संपर्क से लघुपतित हो जाता है। लघुपतित का मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाता है, मतलब लघुपतित शॉर्ट हो जाता है। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जो भूतरंग में विद्युत सदिश है उसके कंपन कैसे होते हैं, ऊर्ध्वाधर होते हैं। लेकिन जो विद्युत क्षेत्र का क्षैतिज घटक है वो पृथ्वी के संपर्क से लघुपतित हो जाता है, मतलब वो यहाँ से हट जाता है। क्योंकि जो भूतरंग के विद्युत क्षेत्र के सदिश है वो कैसे होते हैं, क्षैतिज घटक में होते हैं। लेकिन भूतरंग का जो विद्युत सदिश है
वो ऊर्ध्वाधर होता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र का क्षैतिज घटक है, इसकी वजह से कैसा हो जाता है, लघुपतित हो जाता है। आगे देखिए, जो भू तरंग संचरण है, इसकी जो अधिकतम परास है, ये किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो देखते हैं वो मेन बातें कौन कौन सी हैं। पहली बात यह है कि प्रेष्य की शक्ति, मतलब जो हमारी तरंग है वो किस शक्ति से प्रेषित की गई है, उस पर निर्भर करती है। तरंग की स्थिति पर पृथ्वी के पृष्ठ का प्रतिरोध, जो तरंग की स्थिति है उससे पृथ्वी का जो प्रतिरोध उस पर भी निर्भर करती है, क्योंकि यह तरंगे पृथ्वी के अंतर्गत, पृथ्वी की सतह से चलती हैं। तो पृथ्वी के पृष्ठ पर यदि कोई प्रतिरोध उत्पन्न हो तो तरंग प्रभावित होगी और तरंग की गति कम हो जाएगी। रेडियो तरंगों की आवृत्ति पर, रेडियो तरंगों की आवृत्ति पर कैसे होती है, तो देखिए, भू तरंगों की आवृत्ति 1 मेगाहर्ट्ज से कम रखी जाती है। जो भू तरंगों की आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, वो किससे कम रखी जाती है, 1 मेगाहर्ट्ज से कम रखी जाती है, तथा इसके द्वारा सीमित दूरी लगभग 500 किलोमीटर होती है। जो दूरी होती है वो 500 किलोमीटर की होती है। इससे अधिक दूरी पर यह तरंगे संचरित नहीं की जा सकती, और जो इनकी आवृत्ति है वो 1 मेगाहर्ट्ज से कम की रखी जाती है। इससे अधिक आवृत्ति पर संचरित नहीं होगी। तो देखिए, इसकी यहाँ तक हो गए। इसके आगे का जो है तरंग संचरण की कला विधा, वो उस पर बात करते हैं। अगली है आकाश तरंग संचरण, इसे हम बोलते हैं सौरमंडल संचरण। आकाश तरंग संचरण या सौरमंडल संचरण क्या होता है, देखिए, एक बात बता दूं आपको मैं, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। देखिए आगे, वे रेडियो तरंगे जो वायुमंडल में या तो सीधी रेखा में चलते हुए अथवा पृथ्वी के सौरमंडल तक पृथ्वी के तल से परावर्तित होकर प्रेषी से ग्राही तक पहुंचती है, आकाश तरंगे कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि यह जो तरंगे हैं वो वायुमंडल में चलती है या फिर ये आकाश के सौरमंडल से परावर्तित होकर, परावर्तित का मतलब वहाँ सौरमंडल से टकराकर वापस आ जाती है। तो इन तरंगों को हम क्या कहते हैं, आकाश तरंग संचरण या सौरमंडल संचरण। क्लियर है इतनी बात। आगे देखिए, सौरमंडल की सतह से 12 किलोमीटर तक ऊंचाई होती है। जो सौरमंडल है उसकी ऊंचाई है वो कितनी किलोमीटर तक हो सकती है, 12 किलोमीटर। इसका मतलब ये हो गया कि सौरमंडल में जो तरंगे हम संचरित करते हैं वो 12 किलोमीटर ऊंचाई तक प्रेषित हो सकती है। जो सौरमंडलीय संचरण है, इसमें जो तरंग की आवृत्ति है वो आवृत्ति कितनी होनी चाहिए, 100 से 200 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की वाहक तरंगों का उपयोग किया जाता है। जो सौरमंडल में हम तरंग संचरित करते हैं उसकी आवृत्ति कितनी होनी चाहिए, 100 से 200 मेगाहर्ट्ज तक की आवृत्ति होनी चाहिए। क्लियर इतनी बात। इससे पहले हमने भू तरंग संचरण पढ़ा था, उसमें जो आवृत्ति थी वो कितनी होनी चाहिए थी, 1 मेगाहर्ट्ज। लेकिन जो आकाश तरंग संचरण है उसमें आवृत्ति कितनी होनी चाहिए, 100 से 200 मेगाहर्ट्ज तक की आवृत्ति होनी चाहिए। अब देखिए, इसमें जो संचार का परास है वो किस तरह से होता है। प्रेषी एंटीना तथा ग्राही एंटीना के बीच की ऋजु रेखीय दूरी, ऋजु रेखे का मतलब होता है सीधी रेखा में दूरी, ऋजु रेखीय दूरी को दृष्टि रेखा दूरी या संचार परास कहते हैं। अब देखिए, दृष्टि रेखा क्यों बोला, क्योंकि हमारी जो दृष्टि रेखा होती है वो कैसी होती है, बिल्कुल सीधी होती है, एकदम स्ट्रेट लाइन, या संचार परास कहते हैं। प्रेषी तथा ग्राही एंटीना की ऊंचाई बढ़ाकर इसे बढ़ाया जा सकता है। देखो, या तो प्रेषी एंटीना या फिर ग्राही एंटीना, अगर इनकी ऊंचाई को बढ़ा दिया जाए तो जो हमारी तरंग है उनको उसकी जो तरंग है उसको कई दूर तक भेजा जा सकता है। तो देखिए, दृष्टि रेखा की अधिकतम दूरी के लिए एक फॉर्मूला उपयोग में किया जाता है, dm = dt + dr। तो ये फॉर्मूला है। dt का मतलब तो हो गया कि वह दूरी जो प्रेषी के द्वारा भेजी गई है, और dr क्या हो गया, वह दूरी जो
ग्राही एंटीना के द्वारा भेजी गई है। क्लियर है इतनी बात? तो एक इसका फॉर्मूला देखिए किस तरह से कैलकुलेट होता है। जो प्रेसी एंटीना की परास है उसके बारे में बात करते हैं। परास कितनी होनी चाहिए प्रेसी एंटीना की? देखिए ये हमारे पास एक एंटीना है और ए से बी तक हम मान लेते हैं ये पृथ्वी है। ये तो पृथ्वी की सतह है और ये पृथ्वी की सतह पर एक एंटीना है, इसका नाम दे देते हैं हम पी क्यू। अब देखिए यहाँ पर जो आर है, ये आर क्या चीज है? पृथ्वी की त्रिज्या है। ये भी पृथ्वी की त्रिज्या होगी, ये पृथ्वी का केंद्र मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो बिंदु है ए और बी, इनके बीच की दूरी कितनी है? 2d है, जिसको हम आधा आधा करें तो d और ये भी d हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर प्रेसी एंटीना की जो परास है उसका फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इसके लिए डेफिनेशन, इसकी तो डिस्क्रिप्शन है वो लिख रखी है। चित्रानुसार PQ एक एंटीना है जो पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर स्थित है। जो एंटीना है उसकी ऊंचाई कितनी है? h है। पृथ्वी की गोलाई के कारण Q से उत्सर्जित तरंगे सीधी रेखा में गमन करती हुई AB तक पहुंचती है। देखिए एक बार चित्र को ध्यान से, ये हमारे पास जो एंटीना है इसकी ऊंचाई तो कितनी हो गई? h, और यहाँ से Q से जो तरंगे संचरित होती है वो पृथ्वी की गोलाई के कारण कहाँ तक पहुंचती है? A से A और B तक पहुंचती है। अब देखिए आगे, सीधी रेखा में गमन करती हुई A से B तक पहुंचती है। एंटीना की P से स्थिति इस प्रकार की है कि प्रसारण दूरी, जो हमने अभी D नाम दिया था ना 2D, इसे हम क्या बोलेंगे? प्रसारण दूरी। जो प्रसारण दूरी है FP बराबर BP इक्वल D नाम दिया था हमने, कितनी होगी? D। जो प्रसारण दूरी है वो कितनी होगी? D होगी। यदि पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R है वह केंद्र O है तो समकोण त्रिभुज OAQ से, एक बार चित्र को देखिए, हमारे पास ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है OAQ। यहाँ पर ये 90 डिग्री है क्योंकि ये देखिए पृथ्वी की जो सतह है यहाँ से स्पर्श रेखा का काम करेगी, तो ये एंगल कितना बनेगी? 90 डिग्री का एंगल बनाएगी यहाँ पर, क्योंकि ये वृत्त बन गया एक प्रकार से, और वृत्त के ये हो गई त्रिज्या, और त्रिज्या के साथ में जो रेखा खींचती है स्पर्श रेखा, वो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो अब हमें इस त्रिभुज की बात करनी है, OAQ वाली इस त्रिभुज की। तो देखिए आगे, यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। ये तो हो जाएगा कर्ण OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर। अब देखिए जो AQ है वो लगभग किसके बराबर हो जाएगा? AC के बराबर हो जाएगा। और OQ स्क्वायर का मान कितना है? R प्लस H की होल स्क्वायर। OQ का मान कितना? R और H का योग है। OA का मान कितना है? R स्क्वायर प्लस AQ का मान कितना है? D है। देखिए एक बार चित्र को, ये देखिए यहाँ पर चित्र में जो हमारा OQ है ये कितना है? R और ये H दोनों जुड़ गए, और जो AO है वो कितना हो जाएगा? R, और जो AQ है ये जो ऊंचाई है ये कम होगी, तो ये इसके बराबर मान सकते हैं D के। AC के बराबर है AQ की दूरी। क्लियर है? अब देखिए यहाँ से A प्लस B के होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2RH इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। यहाँ से R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ इसमें H है और इसमें भी H है, तो दोनों को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? H प्लस 2R इज इक्वल टू D स्क्वायर। यहाँ से हमें जो H है इसकी ऊंचाई मैंने आपको पहले भी बताई थी, कम होती है। जो टावर है, जो एंटीना है, इसकी ऊंचाई कैसी होगी? कम होगी। तो जब 2R पृथ्वी की त्रिज्या का दुगना, मतलब पृथ्वी के व्यास में हम इसको जोड़ेंगे तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगभग यही वैल्यू आ जाएगी। ये हो जाएगा 2R और ये H इज इक्वल टू D स्क्वायर। तो यहाँ से हम इस D का मान निकालेंगे
तो डी की वैल्यू कितनी आएगी, √2r(h) आ जाएगी। तो ये है इसकी परास है एंटीना की। अब देखिए समीकरण जो एक है हमारे पास ये रही, इससे हम h का मान निकालें, मतलब एंटीना की ऊंचाई, तो वो कैसी हो जाएगी, h = d²/2r। यह आगे एंटीना की ऊंचाई। अब इसके लिए कुछ कंडीशन है, उन कंडीशन की बात करें तो वो कंडीशन देखिए क्या है। अधिकतम दृष्टि रेखा दूरी, मतलब अधिकतम दूरी कब होगी, यदि प्रेसी एंटीना की ऊंचाई ht है तथा क्षैतिज दूरी dt हो, तो dt = REHT। ये देखिए अभी हमने जो फॉर्मूला निकाला था ऊपर वाला, इसमें d, अब ये किसकी बात करें, हम जो प्रेसी एंटीना है उसकी बात करें, इसको हम T से प्रदर्शित करें, मतलब ट्रांसड्यूसर, जिसको हम बोलते हैं प्रेसी। dt = 2RE, E क्या चीज है, अर्थ है यहाँ पर, तो रेडियस है पृथ्वी की, अर्थ की वो है, और h हो जाएगी हाइट, टावर की हाइट, और T क्या है, ट्रांसड्यूसर है, जो प्रेसी एंटीना है उसके लिए। ये समीकरण नंबर 2 आ जाएगी। ठीक इसी प्रकार एज इट इज, इसी प्रकार ग्राही एंटीना की जो ऊंचाई है उसको हम कितने दे देते हैं, HR, तथा जो क्षैतिज दूरी है उसको DR हो, तो DR = √2REHR, इसको समीकरण नंबर 3। अब ये दो वैल्यू इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में अधिकतम दृष्टि रेखा दूरी आ जाएगी, DM = DTF + DR, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास अधिकतम दूरी प्राप्त होगी। अब हमारे पास जो लास्ट विधि है, जो प्रकार है, उसके बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है व्योम तरंग संचरण। व्योम तरंग संचरण के बारे में पढ़ते हैं। देखिए व्योम तरंग संचरण क्या होता है। व्योम तरंग संचरण तरंग संचरण की वह विधा है जिसमें प्रेसी एंटीना से उत्सर्जित तरंगे आयन मंडल से परावर्तित होकर ग्राही एंटीना तक पहुंचती है। मतलब आयन मंडल से वो परावर्तित होगी और ग्राही एंटीना तक पहुंचेगी। देखो हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर पाया जाता है वायुमंडल, वायुमंडल से ऊपर आयन मंडल पाया जाता है, जहां पर गैसों का आयनीकरण हो जाता है। वहां से ये तरंगे हैं वो परावर्तित होकर वापस लौटती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं व्योम तरंग संचरण। एक रेडियो तरंग जो वायुमंडल में संचरित होती है और सौरमंडल को पार करके आयन मंडल तक पहुंच जाती है तथा वहां से परावर्तित होकर एंटीना तक पहुंचती है। एक रेडियो तरंग जो वायु में संचरित होती है और सौरमंडल को पार करके आयन मंडल तक पहुंचती है। कहां तक पहुंचती है? आयन मंडल तक, तथा वहां से परावर्तित होकर ग्राही एंटीना तक पहुंचती है, व्योम तरंग संचरण कहलाती है। इसमें 30 मेगाहर्ट्ज तक आवृत्ति परास की तरंगों को आयन मंडल से परावर्तित होती है। जो तरंगों की आवृत्ति है वो कितनी होनी चाहिए? 30 मेगाहर्ट्ज होनी चाहिए। परास की तरंगें आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। विश्व में लघु तरंग संचरण की प्राथमिक विधा व्योम तरंगे ही है। जो सबसे छोटे तरंगों के संचरण की विधा मतलब तरीका है वो कौन सा है? व्योम तरंग संचरण है। अब आगे देखिए, आयन मंडल की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से लगभग 80 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक होती है। जो हमारा आयन मंडल है उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? कितनी होती है सॉरी, पृथ्वी से 80 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक होती है। वायुमंडल के इस भाग में दाब कम होने से सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें एवं एक्स किरणों द्वारा आयनन हो जाता है। जो हमारी वायुमंडल में जो दाब कम होता है ऊपर, और सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उनसे एक्स किरणों द्वारा आयनन हो जाता है, मतलब आयनीकरण हो जाता है। इसलिए यह क्षेत्र मुख्यतः आयनों से मिलकर बना होता है। आयन मंडल भी बहुत सी परतों में विभाजित होता है, मतलब आयन मंडल के भी अलग अलग परतें होती हैं। आयन मंडल से रेडियो तरंगों का परावर्तन, तरंग की आवृत्ति, समय, मौसम इत्यादि कई बातों पर निर्भर करता है। ये बात याद रखना कि जो हमारा व्योम तरंग संचरण है इसमें तरंगे किन किन बातों पर निर्भर करती है।
रेडियो तरंगों का परावर्तन तरंग की आवृत्ति पर, समय पर, मौसम इत्यादि कई बातों पर निर्भर करता है। इसी कारण व्योम तरंग के द्वारा प्रसारित किए गए रेडियो प्रोग्रामों की तीव्रता व स्पष्टता ये समय के अनुसार बदलती रहती है। अगर मौसम खराब हो या बादल हो आसमान में तो इन तरंगों को प्रभावित करती है, तरंगों की आवृत्ति कम हो कर देती है और ठीक से प्रेषित नहीं हो पाती है तरंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।